ट्रैकर वन के स्टूडियो में मैं दाऊद रस्तोगी आप लोग के सामने एकदम नया कार्यक्रम लेके आया हूँ, एक चर्चा एक राय। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 69,000 वैकेंसी पर, जिसमें आज हमारे साथ माननीय गणमान्य 69,000 वैकेंसी को 69 विवाद कहने वाले और बेबाक अंदाज रखने वाले व्यक्तित्व के धनी पीएचडी स्कॉलर एवं सुपर स्टडी सेंटर के निदेशक तथा अर्थशास्त्र व कॉम्पिटिटिव दुनिया को बड़ी नज़दीकी से समझने वाले श्री अजमतुल्लाह जी से आज हम बात करेंगे। हमारा इनसे पहला प्रश्न, आप 69,000 वैकेंसी को 69 विवादों से भरा क्यों? आइए जानते हैं इनकी राय। इस कार्यक्रम को देखने वालों को मेरा नमस्कार, आदाब अर्ज। 69,000 वैकेंसी को 69 विवाद कहने का अर्थ ये है कि ये वैकेंसी जब दिसंबर 2018 में निकाली गई, 6 जनवरी 2019 को पेपर कराया गया, 7 जनवरी को रिजल्ट आने वाला था, फरवरी तक हम लोगों को ज्वाइनिंग मिलने वाली थी। लेकिन ये वैकेंसी निकलने से और रिजल्ट तक इसमें समय समय में विवाद बढ़ता गया और विवाद का रूप बढ़ता गया। जैसा कि आज रिजल्ट आने के बाद जो सबसे बड़ा चर्चा है वो विवाद का है। जो लोग पहले ये कहते थे पेपर नहीं लीक हुआ है, वो भी अब इस बात को मान गए कि पेपर लीक हुआ था। इसमें हर व्यक्ति, कुछ लोग ओवरलैपिंग के विरोध में थे और हैं, कुछ लोग एमआरसी के पक्ष में हैं। तो इसमें कई सारे विवाद हैं। गुणांक अलग है, मेरिट अलग है, ओबीसी अलग है, एससी एसटी अलग है, जनरल अलग है, सरकार अपना पक्ष अलग तरीके से रखती है, शिक्षा मित्र की अलग समस्या है, शिक्षा मित्र में भी कई गुट हैं। इस तरीके से 69,000 वैकेंसी में 69 विवाद से ज़्यादा विवाद कहा जाए तो कम नहीं है सर। चलिए सर, आपने जैसा कि बताया कि इसमें कई अलग अलग प्रकार की समस्याएं जुड़ी हुई हैं। जैसा कि एक उभरता हुआ सर मामला इसमें सामने आ रहा है, एक पटेल साहब जैसा कि इसमें चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनका एक मानना है या उनका कहना है, वो चूँकि 142 अंक प्राप्त करने वाले और इस 69,000 वैकेंसी के टॉपर भी हैं, तो उन पर एक प्रश्न जो कि इस समय मीडिया में काफ़ी चर्चित है कि उनसे जब राष्ट्रपति का नाम पूछा गया तो वो राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाए और वो कहते हैं कि राष्ट्रपति हमको जानते हैं। ऐसा मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा। आप पटेल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल निष्पक्ष अंदाज, जैसा आपका अंदाज है उस अंदाज में आप बताएं। देखिए, पटेल जैसे हजारों पटेल इस 69,000 भर्ती में छिपे हैं, जिनका रूप, नाम, धर्म, समाज कुछ भी हो सकता है। वो 142 नंबर पाए हैं, बहुत लोग 130 नंबर पाए हैं, 125 नंबर पाए हैं। कई तरीके से इसमें लोगों ने बेईमानी किया। लेकिन पटेल जैसे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो काम किया वो समाज के सामने आ गया, इसलिए पटेल जैसा काम किसी को नहीं करना चाहिए। और मैं तमाम कंपटीशन के स्टूडेंट को ये सलाह देता हूँ कि आप इस बात पर विचार करें और इस बात को फॉलो करें कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या नौकरी के एग्जाम में किसी नकल माफिया के चक्कर में फंस जाते हैं, आप सफल हो गए तो एक छोटी सी नौकरी पा जाते हो। लेकिन अगर आप कहीं असफल होते हैं तो आप अपने परिवार को, समाज को, सबको ले डूबते हैं। इसलिए और एक अच्छे स्टूडेंट को भी आप पीछे कर देते हैं। इसलिए पटेल जैसा काम लोगों को नहीं करना चाहिए और ऐसे सरगना को पकड़वाना चाहिए, इनका समर्थन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही कहेंगे कि आप खुद पर मेहनत करें, विश्वास करें, और जो लोग असफल हुए हैं उनके लिए कहेंगे कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, तुम क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो तुम। तो सर ने काफ़ी एक अच्छा मोटिवेशन दिया उन लोगों के लिए भी जो इस प्रतिस्पर्धा से, इस स्पर्धा में कहीं ना कहीं लड़खड़ाए और उनको एक सुधार करने का मौका आगे भी मिलेगा, वो इसको स्वीकार करें। अब हमारा मानना सर से ये है कि जैसे कुछ छात्र
इस परीक्षा में गुणांक को लेकर उलझे हुए हैं। उनको इस गुणांक की गणित नहीं समझ में आ रही है, क्या है गुणांक, किस आधार पे बनाया गया, इस गुणांक के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? गुणांक को बड़ी सिंपल भाषा में समझा जा सकता है कि इसमें 60% लिखित परीक्षा का अंक जोड़ा जाएगा, 40% आपका जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपने बीएड या डीएलएड जो कुछ किया था इसका 10-10% जोड़ा जाएगा। आप उदाहरण के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हाई स्कूल में किसी स्टूडेंट का 60% नंबर है, 60% है, तो 60% का 10% 6 होता है। ऐसे इंटर में अगर 60% है उसका भी 6 होगा। अगर बीए में, ग्रेजुएशन में उसने कुछ भी किया 50% है या 60% है, उसका भी 5 नंबर होगा। बीएड में, डीएलएड में अगर उसका 80% है तो 8 नंबर होगा। इस हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो 6 त्रिक 18 और 8 26 नंबर उसको मिल जाएंगे अपने एकेडमिक में। अब वो 60% में कितना नंबर पाता है, अगर उसको भी आप थोड़ा सिंपल भाषा में समझें तो 150 प्रश्न में जब कोई स्टूडेंट 2.5 प्रश्न करता है, यानी जब 5 प्रश्न आपके सही होते हैं तो 2 गुणांक बनता है। अगर 2.5 प्रश्न सही होता है तो 1 गुणांक बनता है। तो 60% आपको वहाँ से नंबर गेन करना है, 40% में से आप यहाँ नंबर गेन करना है। इन दोनों में से आप जो भी गेन कर लेते हैं 60, 65, 70%, उसी हिसाब से ऊपर से जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको ले लिया जाता है। ये गुणांक। तो सर ने काफ़ी आसान भाषा में इस गुणांक की गणित को समझाया। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर को इस गुणांक की गणित काफ़ी अच्छे समझ में आई होगी। सर से हमारा अगला प्रश्न ये है कि जैसे कि वैकेंसी आप 2011 के बाद शायद ये 69,000 वैकेंसी जो 2018 में आई उसमें सीधे बीएड वालों को प्रवेश लिया गया, जो हमारी जानकारी के अनुसार है। लेकिन इसमें बीच में 2010 और 11 के दरमियान शुरुआत किया गया था बच्चों में हाई स्कूल में एक 30 नंबर वाइबा, जो कि उनको 5 विषयों 6 विषयों में मिलता था, जो कि लगभग 180 नंबर अर्थात 30% अंक बच्चों के बढ़ाने का काम करता था उनके रिपोर्ट कार्ड में। लेकिन उससे पूर्व के छात्र, जबकि वो 2010 से पहले जिन छात्रों ने हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा दी थी, उनको इस गुणांक से कहीं ना कहीं लाभान्वित नहीं किया गया या दूर रखा गया। तो इसका एक बहुत बड़ा असर इस वैकेंसी में देखने को मिलता है। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या राय देंगे और आपको सरकार से क्या सहूलियतें चाहिए, ऐसा कुछ आपका इस पक्ष में मानना है? आप इसके बारे में राय दें। जैसा कि ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि 2010 से पहले हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन करने वाले लोगों की स्थिति और 2010 के बाद करने वालों की स्थिति में अंतर ही नहीं है, काफ़ी अंतर है। आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि आज का नॉर्मल स्टूडेंट, जो सामान्य छात्र होता है, वो भी 80% हाई स्कूल में, 70 से 80% इंटर में, 70% ग्रेजुएशन में और 80 से 90% तक लोग बीटीसी, बीएड, डीएलएड इन सब में नंबर ले आते हैं। अगर इनका सब एवरेज जोड़ लिया जाए तो 8 चौक 32 नंबर पाने में ये बहुत ज़्यादा पीछे सर नहीं रहते हैं। 8 चौक 32 नंबर ये पा सकते हैं। और जो 2010-12 के पहले के स्टूडेंट हैं, जिनका हाई स्कूल 2010 से पहले है, इंटर 2010 में है, बीए 2012 तक है, इनका अगर आप एवरेज देखेंगे, कुछ स्टूडेंट अच्छे भी थे क्योंकि उस समय भी 73% नंबर पाने वाला हाई स्कूल का टॉपर हुआ करता था। आज 93-93% पाने वाला, 98% पाने वाला लड़का संघर्ष करता है, टॉपर की श्रेणी में नहीं आ सकता है। अब आप लोगों की नंबर देने का जो अंदाज है वो देख सकते हैं कि पहले की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, अब की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, लेकिन पहले नंबर कैसे दिए जाते थे, अब नंबर कैसे दिए जाते हैं। अच्छा, हम लोग इस सरकार पर ये भरोसा किए थे कि ये ऐसी सरकार है जो हो सकता है कि जब आईएएस जैसी परीक्षा में, पीसीएस जैसी परीक्षा में, एसएससी के सारे एग्जाम को ले लिया जाए, भारत के लगभग 80% कम्पिटिटिव अच्छे एग्जाम की बात करते हैं जो लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होता है। लेकिन जो भारत की न्यूज़ जिससे बनती है, शिक्षक से, वो भी प्राइमरी शिक्षा
जहाँ भारत की भविष्य पलती है वहाँ पे ये प्रश्न सोचने लायक है कि एकेडमिक के आधार पर लोगों को नंबर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो लड़का हाई स्कूल में अच्छा है, इंटर में अच्छा है, बीए में अच्छा है, बीएड में अच्छा है, वो स्वाभाविक है कि कंपटीशन एग्जाम देकर भी अच्छा हो जाएगा। उसे जो हाई स्कूल में 50% पाया है, इंटर में 50% पाना है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कंपटीशन भी देगा और अच्छा नंबर पा सकता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। तो सामान्यतः जो 2010-12 के स्टूडेंट थे वो 8 चौक 32 नंबर पा जाते हैं, लेकिन जो उसके पीछे के स्टूडेंट थे वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं, तो 6 चौक 24 ही गुणांक बन जाता है। अब 24 और 32 में जो ये डिफरेंस अंतर आता है 8 नंबर का, इस 8 नंबर को कवर करने के लिए आप उनसे 40 प्रश्न आगे करें। तो 40 प्रश्न आगे करना, उनसे ज़्यादा करना, 40 प्रश्न नहीं 20 प्रश्न, 8 दूनी 16 और उसका आधा 20 होता है। 20 प्रश्न ज़्यादा करना इतनी आसान बात नहीं है। तो इससे भी काफ़ी योग्य स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। और जैसा कि आप इस भर्ती को जानते हैं कि इस भर्ती का नाम रखा गया कि हम योग टीचर लेंगे, तो योग टीचर आप तब ले पाएंगे जब लिखित परीक्षा में जो अच्छे अंक पाए उनको लिया जाए, जो लिखित परीक्षा में कम अंक पाए हैं उनको छोड़ा जाए। लेकिन सर इस वैकेंसी में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो अच्छा अंक पाया है वो सिलेक्ट होगा। जिसका पुराना रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है वो सिलेक्ट हो रहा है, और जो भविष्य में अच्छा है लेकिन पुराने रिकॉर्ड किसी आर्थिक स्थिति से, हमारे यहाँ तमाम ग्रामीण स्तर के बच्चे होते हैं या बहुत सारे लोग पहले कमज़ोर होते हैं, वो उन लोगों के साथ न्याय काफ़ी हद तक मेरे अनुसार नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं सर ने सही कहा कि गरीब लोगों तक उस परसेंटेज को लेकर के, जो आजकल जैसा कि यूपी में काफ़ी फेमस चलता है कि दान दे परसेंट लें, यह कहना हमारे द्वारा नहीं है, ये कहना विभिन्न समय सभी छात्रों का भी रहा है। तो जैसा कि परसेंटेज का मामला काफ़ी समय में तूल पकड़ा और कुछ सरकारें आई तो परसेंटेज का बिल्कुल मामला ध्वस्त हो गया। जैसे फेमस है कल्याण सिंह का शासन। बताया जाता है कल्याण सिंह के शासन में छात्रों को 45 और 50% प्राप्त करना भी काफ़ी कठिन रहा। लेकिन उसी के बाद जब ये परसेंटेज का खेल आया और 2010 और 11 के बाद छात्र जहां 60-65 नहीं प्राप्त कर सकते तो वहां 80 और 85 और 95% अंक प्राप्त करने लगे। चलिए सर से अब अगला प्रश्न हमारा इस समस्या से हटते हुए उन छात्रों के लिए है जो 69,000 वैकेंसी में सिलेक्ट हुए और उनके मन में एक लालसा थी कि हम अपने परिवार की इस वर्ग से या इस कार्यक्रम से या इस कार्य से कुछ सहयोग कर पाएंगे, कुछ गरीबी को मिटा पाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी परिवार ऐसे संवर जाते जो वास्तव में उसके हकदार थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में या गरीबी के परिप्रेक्ष्य में 69,000 वैकेंसी को लेकर के सर की क्या राय है? 69,000 वैकेंसी में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट की स्थिति को मैंने बड़ी करीब से सर देखा है। इलाहाबाद की गलियों में वो 25 से 30 साल के बीच में युवा घूमता टहलता है, पढ़ाई करता है, संघर्ष करता है, अपने घर से अपने पिता की कमाई में से जो कुछ हो पाता है उसको मैनेज करता है। बहुत सारे बच्चे कोचिंग लोगों के घर देते हैं, होम ट्यूटर का काम करते हैं, किसी तरीके से रुपया वहाँ से गेन करके फिर पढ़ाई करते हैं। इस समय कोरोना का टाइम चलता है, मकान मालिक किराया भी मांगते हैं। एक तरफ तो छात्र को नौकरी मिलने की जो उम्मीद थी वो ना उम्मीद में बदलती जा रही है, दूसरा मकान मालिक का किराया का बोझ छात्रों पर बढ़ता जा रहा है, चौथा छात्र ऐसे एज में होता है कि उसकी लाइफ कहीं से कुछ भी बदल सकती है। ये अपने ज़िंदगी को बदलने का बहुत क्रीम अवसर होता है कि अगर आप वो नौकरी लग जाती, कोई मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, लड़का है, उसके अंदर बहुत सारे सोच होते हैं कि अगर उसकी नौकरी लग जाएगी, अपनी बहन की अच्छी शादी करेगा, अपने भाई बहन को अच्छी शिक्षा देगा, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करेगा। बहुत सारी लड़कियों के अंदर ऐसे प्रश्न होते हैं कि काश मेरी नौकरी इस एज में लग जाती
तो फिर शादी विवाह अपने हिसाब से होता, हम अच्छे परिवार में जाते, क्योंकि आर्थिक स्थिति एक ऐसी स्थिति है कि जब व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो उसकी सारी बौद्धिक क्षमता नष्ट हो जाती है, और जब व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो कम बुद्धिमान व्यक्ति भी योग्य बन जाता है। इसका उदाहरण आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जो नेता होते हैं, सांसद, विधायक, जो भी लोग होते हैं, प्रधान से लेकर और आप प्रधानमंत्री तक देख लें, ये लोग जब आर्थिक रूप से संपन्न लोग होते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न लोग होने के कारण इनकी बौद्धिक क्षमता या जनता को अपने वश में करने की क्षमता ज़्यादा होती है। उसी हिसाब से जब स्टूडेंट आर्थिक रूप से संपन्न होगा, वो लोगों को अच्छी शिक्षा देगा, परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। प्रयागराज, पटना या और भी जो विभिन्न शहर भारत में हैं जहाँ के लोग इस 69,000 भर्ती में हैं, तो मेरी तो सरकार से ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि आप 69,000 भर्ती में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नकल किए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि आप जो लोग इसके अंदर भ्रष्टाचारी के उनको बाहर किया जाए, लेकिन योग्य स्टूडेंट के साथ अन्याय बिल्कुल ना हो, उनको रोजगार दिया जाए, क्योंकि ये एक नौकरी नहीं होती है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट की 30 साल की कमाई होती है, जो एक एक दिन उसको उलझने होती हैं सर, बहुत वो सोचता रहता है, कभी खुश रहता है, कभी दुखी होता है, कभी बंद रूम में अकेले रोता है। लेकिन एक छात्र है जो सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता है, और वो सरकार से, परिवार से और भी लोगों से लड़ता है। जहाँ मुस्कुराने की बात आती है तो परिवार से मुस्कुरा कर बोलता है, हंसता है। लेकिन एक स्टूडेंट कोई भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक नौकरी की लालसा, नौकरी की ख्वाहिश जरूर तो होती है। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी 69,000 में जो विवादित लोग हैं उनको बाहर किया जाए, लेकिन अच्छे स्टूडेंट का सपोर्ट किया जाए, वो चाहे जैसे भी। तो सर ने काफ़ी बेहतर तरीके से समझाया। इस 69,000 वैकेंसी में जो युवा गण अपनी जीवन को खपा करके और प्रयास करते हैं कि अब उनको सफलता मिल जाए और वो अपना अच्छे से जीवन सरवाइव कर सकें। एक लड़की की अभिलाषा होती है कि अगर वो अच्छे से यहाँ पर वैकेंसी कंप्लीट हो जाए, यानी वो अगर नौकरी प्राप्त कर लेती है तो अपने मनचाहा वर्ग को भी चयन कर सकती है, नहीं तो परिवार का दबाव वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों के बारे में सर ने काफ़ी विस्तार पूर्वक समझाया। सर जी से हमारा अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 69,000 वैकेंसी का विवाद कैसे सुलझेगा, इसके बारे में सर दो टूक अपनी राय दें। देखिए सर, 69,000 भर्ती कैसे सुलझेगा? अब जब इसको हाई कोर्ट सुलझाने में लगा है, सुप्रीम कोर्ट के जज सुलझाने में लगे हैं, हमारी सरकार के शिक्षा मंत्री और भी लोग सुलझाने में लगे हैं, तो ऐसे महान लोगों के सुझाव, उनके निर्देश पर हम अपनी सहमति जरूर रखते हैं और हम मानते हैं कि वो जो भी सुलझाएंगे वो बेहतर होगा। लेकिन एक हमारी जहाँ तक राय है वो ये है कि सरकार को जो भी करना है, आपको पेपर रद्द करना है, आपको परीक्षा दोबारा करवाना है, आपको कोर्ट के आर्डर को मानना है, आपको एमआरसी लागू करना है, आपको ओबीसी का जो आरक्षण का मैटर है इसमें सुधार करना है, ओवरलैपिंग करना है नहीं करना है, जो भी है सरकार सब कुछ जानती है, उनके पास सब कुछ है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को लड़ाएं ना, लोगों को भिड़ाएं ना, आपस में बीएड बीटीसी को न लड़ा दें, शिक्षा मित्र को न लड़ाएं, बल्कि निर्विवाद तरीके से जो योग्य लोग हैं उनको नौकरी दिया जाए और उनको नौकरी दिलाने में सरकार पूरी सहयोग करे। बाकी लोगों को अपनी बयानबाजी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आप तो राजनीति करते हैं, लेकिन जो इस उत्तर प्रदेश का खासकर युवा है और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसे कटती है, काश आप उस लाइफ में पलते, उसको महसूस करते, तो आप जो भी लोग इस पे राजनीति करते हैं वो समझ पाते। तो हमारी सरकार से और भी जो इस भर्ती को उलझाने में लगे हैं उन सब से मेरी अपील है कि इसको ईमानदारी तरीके से सुलझाना चाहिए, वो चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, जो भी लोग हों, कि अच्छे लोगों को रोजगार मिल सके, देश के
एक सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अपनी सेवा दे सकें। यहाँ के नैनिहालों की ज़िंदगी में शिक्षा जैसी गुणवत्तापूर्ण चीज़ आ सके, वो समाज को समझ सके, अपने व्यक्तित्व को निखार सके और एक परिवार में खुशहाली का माहौल आ सके। तो हमारी यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है सरकार से और भी लोगों से कि इस भर्ती को उलझाया ना जाए, बल्कि सुलझाया जाए, लेकिन ईमानदारी तरीके से। जो योग्य लोग हैं वो नौकरी पाएं, जो अयोग्य लोग हैं उनको बिल्कुल बाहर किया जाए और जल्दी से जल्दी बाहर किया जाए, तब न्याय होगा। अगर अयोग्य लोग अंदर हैं, योग्य लोग बाहर हैं, तो भर्ती सुलझाने का मतलब ये है कि आप उसको, हो सकता है राजनीतिक रूप से आपको फायदा हो सकता है कुछ लोग को फायदा हो जाए, लेकिन जो इस देश का सच्चा हीरो है, जो अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसके साथ अन्याय होगा, जो कि गलत है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि इस भर्ती को ईमानदारी पूर्ण तरीके से निपटाया जाए, योग्य लोग को रोजगार दिया जाए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। क्या कुछ अंतिम शब्द भी आप कहना चाहेंगे इस परिप्रेक्ष्य में? आपकी कुछ और भी अपनी पर्सनल राय है, क्या आप कहना चाहेंगे? हम अंतिम बात यही कहना चाहेंगे अपने कंपटीटर साथियों को कि पाँव चूमेगी सफलता, लक्ष्य होना चाहिए। पाँव चूमेगी सफलता, लक्ष्य होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी कला में दक्ष होना चाहिए। बहुत कुछ हमें नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, लेकिन हमें अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि मेरा ईश्वर, मेरा खुदा मेरे लिए वो काम करेगा जो मेरे लिए बेहतर होगा। और सभी लोगों को धैर्यपूर्ण तरीके से अगली परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व में सुधार करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप से सवाल पूछे, उस सवाल का खुद उत्तर दे और आप अपने कमियों को दूर करें। तमाम कमियां हर व्यक्ति में, हमारे में भी है, आप में भी हो सकता है, और अपने से ज़्यादा अपने को कोई नहीं जानता है। और बाकी तो स्टूडेंट के ऐसे दुख हैं, ऐसे तकलीफ हैं, जिस पीड़ा को ईश्वर स्टूडेंट को सहन करने की उनके अंदर शक्ति पैदा करे। कि जैसे हमारे तमाम 69,000 के प्रतियोगी भाई हैं, LP ग्रेड जो 10,000 शिक्षक भर्ती है उसके प्रतियोगी लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद PGT कराती है 10 से 12,000 ये लोग हैं। और ये सब वो वैकेंसी है जो 2016 से 2021 तक अभी नहीं फाइनल हो पाई है, मतलब 5-6 साल। जिस हिसाब से हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार, जो पिछली सरकार थी, उसको भ्रष्टाचारी कहते थे, ये कहते थे उसमें नकल होता था, उसमें तमाम तरीके से दोष था। उस दोष को दूर करने के लिए हमने अगली सरकार को चुना, लेकिन ये सरकार भी अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन नहीं कर पाती है। तो मेरी सोच ये है कि तमाम स्टूडेंट को सत्ता से सवाल करनी चाहिए। हमारे पार्टी अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब अंतिम में स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, एक देश के नागरिक हैं, और हमारी सबकी सवाल सत्ता से होनी चाहिए। सत्ता चाहे जिसकी हो, वो चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की हो, लेकिन छात्र को ईमानदारी से सत्ता से सवाल करना चाहिए। और जिन लोगों में कमी थी, जो भी सरकार अच्छी नहीं थी, उनकी हालात आज बहुत बुरी है। और इस सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर स्टूडेंट के लिए हम भी बहुत अच्छा नहीं करेंगे, तो जब स्टूडेंट का अच्छे दिन नहीं होंगे तो स्टूडेंट से ही सरकार बनती है, तो फिर सरकार का कैसे अच्छा दिन होगा। इसलिए हम यही कहेंगे स्टूडेंट को कि आप अच्छे से मेहनत करें, अपने अंदर सुधार करें, आत्मविश्वास पैदा करें, और मंजिल तो एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पलों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर आपका इस कार्यक्रम एक चर्चा एक राय में जुड़ने के लिए, और आप सभी तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप नए नए विषयों पर नई नई चर्चा इस कार्यक्रम में देखते रहेंगे, और हर बार विशेष गणमान्य आपके सामने मौजूद रहेंगे। तो आप अपना प्यार, स्नेह ऐसे बनाए रखें। धन्यवाद।